टेम्परेचर का इफेक्ट, निकिता, टेम्परेचर से पहले अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा? दो केस है ना, एक तो एंडो एक एक्सो। अगर एंडो है तो इंक्रीज होएगी टेम्परेचर बढ़ने से, एक्सो है तो डिक्रीज। तो इसमें हम उससे पूछेंगे भी बता दो एंडो है या एक्सो है। एंडो है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सो है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हो गया था। कुछ एक केस आपको बताए थे कि सॉल्ट याद रख लो एंडोथर्मिक होते हैं ज्यादातर, लाइम क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो ऐसे शुगर सॉल्ट ये एंडो है ना। कुछ एक चीजें हमने याद रखी। क्लियर है? गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है? एक्सो। गैसेस की जो डिसोल्यूशन है वो हमेशा ही क्या होता है? एक्सो होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जितना टेम्परेचर हीट करते जाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती। मीन्स आपको क्या था भी कई बार ऐसा हुआ गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की बोतल कोक की गर्मी में बाहर पड़ी थी, बड़ी बड़ी फट गई, ब्लास्ट हो गया बोतल में। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे हेनरी लॉ से लगा के, इस वाले टॉपिक से? गैस भरी हुई थी, ठंडा करके गैस बाहर निकल दी गई, टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो गैस जो घुली हुई थी वो बाहर आएगी, बाहर आएगी तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब अगर आपकी बोतल थोड़ी सी भी वीक हुई, ग्लास उसका थोड़ा सा वीक हो गया होगा, ग्लास ओल्ड हो गया होगा पड़ा पड़ा, तो थोड़े से प्रेशर बढ़ने से ग्लास बोतल क्या हो सकता है? फट भी सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कंसेप्चुअल लिखा हुआ जो आप बुक पढ़ोगे जीआरबी, इसे एक्सप्लेन करो क्यों हुआ ऐसा। तो आपने यहां से एक्सप्लेन करना भी है। तो एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर कभी बढ़ गया, गैस बाहर आ गई, बाहर आने से अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा होने से आपकी बोतल क्या हो गई? फट सकती है ना। इट कैन बी और कैन नॉट बी, डिपेंड्स, लेकिन हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हुआ कभी तो इस वजह से हो जाएगा बेटा। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? गैसेस में। इसमें हमने हेनरीज लॉ ही पढ़ लिया। हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है KH इंटू एक्स। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जिस गैस की बात हो रही है उसी का प्रेशर बढ़ाओ। ये ना हो आप सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन की डिस्कस कर रहे हो, प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा रहे हो, फिर नहीं बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर की बात होनी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हमने इसमें दो स्टेप किए थे न्यूमेरिकल के लिए। स्टेप 1, एक तो पार्शियल प्रेशर मुझे चाहिए होगा, अगर कभी टोटल दिया हो तो पार्शियल प्रेशर निकलेगा परसेंटेज इनटू टोटल, या फिर परसेंटेज की जगह वेट दिया तो आप निकालोगे ना, मोल फ्रैक्शन होता है वैसे। दूसरा, जब पार्शियल प्रेशर निकल गया इसमें से एक्स निकालना है। एक्स को तुम सीधा ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वैसे तो टोटल होते हैं, लेकिन इस केस में हम सॉल्वेंट सीधा ही ले लेंगे पानी का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मोल फ्रैक्शन बहुत कम होगा तो हम सीधा वाटर का ही नीचे ले लेंगे कि मोल कितने हैं, इससे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। हो जाएगा? यहां तक पूछो, कोई भी डाउट किसी ने पूछना है हैंड रेज करके पूछ सकते हो भी सर ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है यहां तक? आगे स्टार्ट कर लें? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। पहले क्वेश्चन बना के लिख लो, एक्सप्लेन solubility of sodium sulfate in water with temperature. Order of solubility of sodium sulfate in water with temperature. अब solubility में बेटा ज्यादातर तो ये है कि एंडो और एक्सो वाला केस है, लेकिन कई बार कुछ एक्सेप्शन केस में मिलते हैं। उनमें से एक हमें प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया
सोडियम सल्फेट का ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ या तो इंक्रीज होना चाहिए था या डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों नहीं है, ये थोड़ा अलग सा है ग्राफ। सोलबिलिटी उसने ड्रॉ की है इसकी टेम्परेचर के साथ, लेकिन ये थोड़ा ऐसे है कि पहले इंक्रीज हुआ फिर थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ है, और ये टेम्परेचर है 32.4 डिग्री के आसपास। इसे उसने क्या रखा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जैसे आपको पता कि एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट ही नहीं होती, तो फिर ये एक एक्सेप्शनल फीचर है। सोडियम सल्फेट के बारे में याद रखना है कि पहले सोलबिलिटी बढ़ती है, इट मीन यहां तो एंडोथर्मिक था, लेकिन बाद में सोलबिलिटी क्या होने लगी आती है, कम, एक्सोथर्मिक। तो सोडियम सल्फेट के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increase up to कितने डिग्री, 32.4 डिग्री, but after 32.4 it starts decreasing, ये डिक्रीज होने लगे आती। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, याद रख लो। कुछ एक ऐसे आपको बताया है भी, ये जो हमने लिखा ना टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट, ये ऐसा नहीं भी 100% पे अप्लाई होगा, कुछ चीजों में एक्सेप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरेटिकल अलग होता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट के केस में वैसे इसका लॉजिक ये है, हमें जरूरत नहीं लिखने की, कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है 10 वाटर। जब तक तो सोडियम सल्फेट पानी से जुड़ता रहेगा, सोडियम सल्फेट 10 वाटर बनेगा, तब तक तो यहां तक तो बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद और ज्यादा हीट करोगे तो वाटर टूटने लग जाएंगे, क्योंकि एच बॉन्ड है, वीक है कंपैरेटिवली। इसके बाद ये टूटने लग जाएंगे तो यहाँ सोडियम सल्फेट रह जाएगा अकेला। सोडियम सल्फेट की सोलबिलिटी इसका मतलब डिक्रीज होती है, लेकिन डेकाहाइड्रेट की सोलबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ फर्क ये है भी, एक सोडियम सल्फेट अकेला है ही नहीं, पहले तो वो सोडियम सल्फेट नहीं था, डेकाहाइड्रेट था, उसकी तो एंडोथर्मिक होएगी, लेकिन बाद में वो क्या बन गया, अनहाइड्रस, उसकी क्या होएगी, एक्सोथर्मिक। तो ये दो अलग अलग केमिकल्स हो गए ना, एक हो गया सोडियम सल्फेट 10 वाटर, एक हो गया सोडियम सल्फेट अकेला, और 32 के ऊपर 10 वाटर निकल जाते हैं, क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस। तो फिर दो केमिकल की तो अलग अलग आ सकती है, एक की डेल्टा एच पॉजिटिव हो, एक की डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव। तो इस केस में स्पेशल केस है, ऐसे हो जाएगा बेटा, तो एक याद रखिए। क्लियर है? आगे आज जो आपको शीट मिला हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट कर रहे हैं हेनरीज लॉ। इसमें कुछ चीजें हमारी बची हुई हैं, हमने न्यूमेरिकल करने सीख लिए थे ना, हेनरीज लॉ कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम हेनरीज लॉ में थ्योरी के कुछ एक पॉइंट और डिस्कस करने हैं। इसमें मेन दो पॉइंट है, एक तो कुछ एक इसकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कुछ जगह पे, कुछ इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, जैसे एनसीईआरटी में 3-4 एप्लीकेशन लिखी हैं, कहां कहां यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है केएच के बारे में थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट लिख लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर केएच के बारे में आपको आइडिया लगाना है तो केएच इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यहां से चेक कर लो, x इज इक्वल टू पी बाई के एच आएगा। इट मीन्स अगर सेम प्रेशर अप्लाई करें अलग अलग एसिड पे, अलग अलग एसिड पे सेम प्रेशर अप्लाई करें, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, सेम प्रेशर अप्लाई करें तो सोलबिलिटी तो अलग अलग है, कोई ज्यादा घुलती है गैस, कोई कम घुलती है, वो नेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे CO2 काफी अच्छा सॉल्वेंट है, काफी अच्छी घुल जाती है पानी में, क्योंकि H2CO3 भी बन जाता है। वो सारी चीज फिर किस पे डिपेंड करती है, KH पे। तो इसलिए हमने KH अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग कर दिया। इट मीन सॉल्युबिलिटी जो है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। यहां से आ रहा है, इट मीन जो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका KH कम होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका KH ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? अब इस पॉइंट को याद रख, हमें ना एनसीईआरटी जाके देखना, उसमें कुछ टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें KH की वैल्यूज लिख रखी हैं। तो उसमें हीलियम का KH मैक्सिमम दिया हुआ है,
फॉर्मल्डिहाइड का मिनिमम दिया हुआ है, एटलीस्ट हम 2 तो याद कर ही सकते हैं भी। 4 ऑप्शन देके मल्टीपल के पूछे भी किसका KH मैक्सिमम है, तो हीलियम गैस है जो नोबल गैस है। हीलियम गैस को डिसॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, ये डिसॉल्व नहीं होती जल्दी जल्दी पानी में। डिसॉल्व नहीं होती मीन सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी कम है तो KH ज्यादा है। तो एक तो हीलियम का याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि पोलर बन गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर होने की वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक, तो हम थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ठीक है, तो हाँ हमें एक फायदा ये हो जाएगा भी अगर मुझे सॉल्युबिलिटी का आइडिया है तो मुझे KH का आइडिया हो जाएगा। कम सोल्यूबल का KH ज्यादा, ज्यादा सोल्यूबल का KH कम। बाकी हम एक दिन NCERT जैसे आपको पता लास्ट पे मंगवाएंगे, उसमें से कुछ चीजें अंडरलाइन करवा देंगे आपको कि ये याद रखनी है ना। अभी पढ़ते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट जब खत्म हो जाता हम मंगवाते हैं, हमेशा ऐसे ही करते थे, तब NCERT में से आपको अंडरलाइन करवा देंगे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है क्रैम्पिंग वाली। अभी इतने से काम चला बढ़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन उसने देखो कैसे पूछा, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, हमें मल्टीपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH डिक्रीज, इंक्रीज, सेम, या फिर नहीं, हमें तो नहीं समझ आ रहा, रिलेट करो थोड़ा सा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH क्या होगा, तुम्हें सीधा नहीं जाना, तुम्हें सोल्युबिलिटी के थ्रू आना है। कोई हैंड रेज करके मुझे एक्सप्लेन करो। पनफ क्या कह रहा है आंसर? सोल्युबिलिटी इट मींस गर्म कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा होगी गैस की सोल्युबिलिटी, कह रहा है, या ठंडे में ज्यादा होगी? दोबारा सोचना, दोबारा से सोच के बता। ओ भैया, तो गैसेस की मैंने क्या लिखवाई अभी, एंडो लिखवाई या एक्सो लिखवाई? एक्सो लिखवाई है बेटा गैसेस की। तो फिर से दोबारा सोचो। हाँ, क्या आंसर बताएं फिर? बी। अब कोई फिर से एक्सप्लेन करो मुझे। यस, KH ज्यादा होगा, उल्टा है ना, ऐसे सोचना है। लिखो नीचे, इंपॉर्टेंट इज ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल याद रखना, भी हम ठंडा रखेंगे कोल्ड ड्रिंक को, गर्म नहीं करेंगे। ब्लास्ट वाली चीज नहीं बताई कि फटे आता है गर्मी में। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सो KH क्या होगा फिर? इंक्रीज। उल्टा है ना KH, तो KH इंक्रीज। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इतने से आ जाएगा आपका, अगर ये याद रखोगे तो KH। बात समझ आ गई? तो पहला इंपॉर्टेंट ये थ्योरी में ऐड कर लिया हमने। अभी कोई बच्चा मेरे पास लेके आया था NCERT, उसमें लाइन तो यही थी बेटा, आप पूछ रहे थे ना, यही वाला था जो लाइन लिखा था, टेम्परेचर के साथ KH इंक्रीज होता है, वो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है limitations of Henry's law, limitations of Henry's law। लिमिटेशन का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। वैसे तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हो गया भी अगर प्रेशर डबल कर दें तो सॉल्युबिलिटी डबल होनी चाहिए, प्रेशर डबल कर दें तो सॉल्युबिलिटी डबल होनी चाहिए सेम गैस के लिए, प्रेशर 3 गुना कर दें तो सॉल्युबिलिटी 3 गुना होनी चाहिए, है ना। इट मीन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर 3, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जो अमाउंट घुलेगी वो ज्यादा होती जा रही है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ जगह लिमिटेशन आ जाती है, एग्जैक्ट बैलेंस नहीं रहता। कई बार तो ऐसे होता है भी प्रेशर तो डबल कर दिया, सॉल्युबिलिटी 5 गुना हो गई। कई बार ऐसे होता है कि प्रेशर डबल किया लेकिन सॉल्युबिलिटी 2 गुना नहीं हुई,
1.2 टाइम ही हुई, 1.3 टाइम ही हुई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो किन केसेस में आएगा उसे हम लिमिटेशन कह रहे हैं। पहला लिमिटेशन है एट वेरी हाई प्रेशर, और दूसरा है एट वेरी लो टेम्परेचर। इन कंडीशन पे कई बार हमारा ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली जितनी तुम निकाल रहे हो कॉपी पे वैल्यू, उतनी प्रैक्टिकल तो नहीं आती। दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं। देखना क्या लिखा मैंने, एट वेरी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, आइडियल गैस में चले जाओ, क्या लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा? डेविएशंस। आइडियल गैस आइडियल नहीं रहती, वो क्या दिखाने लग जाती है? डेविएशन। अगर वो डेविएशन दिखाने लग जाएगी तो फिर यहां भी तो डेविएशन आ जाएगी। तो ये जो हेनरीज लॉ है ये किसके लिए है? गैसेस के लिए। अगर आपका आइडियल गैस याद है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो रियल बन जाता था, उसमें वंडरवॉल फोर्स आ जाती, लिक्विफाई होने लग जाता था। क्योंकि गैस ही आइडियल नहीं रहा तो फिर लॉ तो आइडियल गैस पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से आपका डेविएशन आना पॉसिबल है। इट मींस बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे कभी आप न्यूमेरिक ये कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के, प्रेशर डबल और सॉल्युबिलिटी डबल तो नहीं हुआ, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर का मतलब 50 एटमॉस्फेयर तो पहले ही ले रखा है आपने, आप कह रहे हो 100 एटमॉस्फेयर और कर दें डबल हो जाएगी। अब 50 एटमॉस्फेयर पे इतनी ज्यादा गैस उसमें घुल चुकी है, और कहाँ जाएगी? अंदर जगह भी तो होनी चाहिए कहीं। तो 50 पे इतनी ज्यादा गैस घुल गई कि 100 पे डबल नहीं हुई। रीजन हम कहेंगे सीधा याद रख लो कि ये वाली तो आइडियल गैस कंडीशन ही नहीं है, इन पे क्या आती है? डेविएशन। अगर इनमें डेविएशन आ जाती है तो गैस के लिए लॉ है, जहां भी गैस में डेविएशन आएगी लॉ में डेविएशन आएगी। अगर तुम्हें ये डेविएशन वाला टॉपिक याद है, इतना याद है भी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डेविएशन आती थी, तो बस ये दोनों याद रह जाएंगे, है ना? हो जाएगा। और तीसरा वो कहता है गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। कई बार ऐसे होगा कि प्रेशर डबल लेकिन सोलुबिलिटी 5 गुना हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो फिर हमने उसका फाइंड आउट किया रीजन क्या है। कई बार ऐसे होता है भी गैस तुम्हारी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करने लग जाती है, अगर वो रिएक्ट करके कुछ और ही कंपाउंड बना दे तो फिर तो उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होगी ना। इसका मतलब तो सॉल्वेंट जो है वो गैस को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि वो रिएक्ट करना चाहता है उससे। अगर रिएक्ट कर जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो कई बार सोलुबिलिटी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है, जैसे CO2 के लिए कई बार ना एक्सेप्शन आने लग जाता है, क्योंकि CO2 वाटर मैंने लिखा था कि क्या बनने लग जाता है? कार्बोनिक एसिड। तो अगर हम एक ऑक्सीजन लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर डबल तो सोलुबिलिटी डबल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेशर डबल तो सेम वे में नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सोलुबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों ज्यादा बढ़ जाएगी? ये तो रिएक्ट कर गया, क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब आपस में अट्रैक्शन है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सॉल्वेंट भी चाहता है कि ये इसमें घुले, क्योंकि दोनों ने प्रोडक्ट बना देना H2CO2। तो कई बार इनमें दो जगह एक्सेप्शन आ जाती हैं। एक तो ये वाली अगर कंडीशन ही आइडियल ना रहे, वो क्या है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये याद है आइडियल कंडीशन वाला? एक तो ये या एक ये वाला। सोचो अगर रिएक्ट करने लग जाएगा फिर तो प्रेशर की बार जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाएगा, मुझे प्रेशर की भी क्या जरूरत है इतनी, है ना? तो इन दो जगह, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें आपको क्या मिल सकती है? लिमिटेशन। हो सकता है फॉर्मूला अप्लाई ना। ठीक है, हो जाएगा बेटा। बस एक क्वेश्चन है, आपको कह दे भी क्या इन पे लिमिटेशन आती थी, मल्टीपल बनेगा, कौन कौन सी कंडीशन पे लिमिटेशन आती है? तो 3 आती हैं। इनमें से या तो एक चॉइस दिया होगा या फिर डी दिया होगा ऑल, तो हम कहेंगे हाँ आती है। ठीक है, और लास्ट है कुछ एक एप्लीकेशंस हैं इसकी। एप्लीकेशन पहला दिया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैसेस भरी जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैसेस भरी जाती हैं वो किसकी मदद से भरी जाती हैं? हेनरीज लॉ। अब जब आप कोल्ड ड्रिंक में गैस भरते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भरनी है मान लो, तो बेटा वो गैस एक लिमिट तक भर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना देगा, और एसिड हमारी बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कंसंट्रेशन अगर आ गई तो वो खतरनाक हो सकता है। तो फिर पहले बायोलॉजी वालों से पूछा जाता है भी बॉडी के लिए कितनी गैस सही है जो हम भर सकते हैं इसमें।
उतनी ही गैस भरने के लिए, उतनी मोल फ्रैक्शन भरने के लिए हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, वो हम हेनरी लॉ से निकालते हैं। तो हम इस प्रेशर तक लिमिट बताएंगे वर्कर्स को भी, इससे ज्यादा नहीं रखना प्रेशर, यहीं तक प्रेशर चाहिए ताजो इतना डिसॉल्व हो जाए ताजो वो नुकसान ना पहुंचाए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इट मींस गैस चलो डिसॉल्व तो हो ही जाएगी, वो भी हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है कि प्रेशर लगाएंगे गैस डिसॉल्व होएगी, लेकिन कितनी डिसॉल्व करनी है, उसके लिए कितना प्रेशर अप्लाई करना है, वो इससे आएगा। सारे कोल्ड ड्रिंक्स में एक जैसी अमाउंट ही होती है, ऐसा तो नहीं कि इसमें गैस कम है इसमें ज्यादा है। तो वो कहां से आई, हेनरीज लॉ से। हमने उनको प्रेशर सेट करके दिया है भी इतना प्रेशर अप्लाई करना तो इतनी गैस डिसॉल्व हो। तो किसकी एप्लीकेशन हो गई, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स में गैसेस डिसॉल्व होती हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज। सेकंड एक थ्योरी का पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ एप्लीकेशन में, जो हायर एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, जहां हम कभी जाते हैं तो हमें एक कंडीशन हो जाती है एनॉक्सिया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती। अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं जाती, एट हायर एल्टीट्यूड ये प्रॉब्लम आती है। कोई एक्सप्लेन करेगा इसे। कभी पहाड़ों में तुम्हें फील किया हो भी सांस जल्दी चढ़ता है, हम थोड़ा सा चलते हैं सांस चढ़ने लग जाता है जल्दी जल्दी, क्या रीजन है, प्रेशर कम। ऊपर गए हाइट पे, ये सी लेवल है, सी लेवल पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, लेकिन अगर हाइट पे चले गए, हम शिमला चले गए तो प्रेशर रह गया 0.8 एटमॉस्फेयर। क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो भी कम होगा, परसेंटेज उतनी है 20%, लेकिन ये 1 का है, ये 20% किसका है, 0.8 का। क्या लगता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया। अब हमने सांस अंदर खींची, लंग्स में लेके गए, आफ्टर ऑल ऑक्सीजन डिसॉल्व कहां होनी है, ब्लड में। ब्लड में डिसॉल्व होनी है तो बताओ क्या दोनों जगह एक जैसी डिसॉल्व होएगी, कहां ज्यादा कहां कम, यहां ज्यादा हो जाएगी, यहां क्या। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही, और सारा काम किसने करना है, रेस्पिरेशन होएगी, एनर्जी मिलेगी तभी काम चलेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से काफी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार तो फेंट होने भी लग जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, जिसकी वजह से एनॉक्सिया नाम दिया गया इस प्रॉब्लम को, डिजीज को। और ज्यादा हायर माउंटेनियर जो हैं, हाइट्स पे जाते हैं, वो दे नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, याद है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए कैरी करना पड़ता है ताकि सिलेंडर में प्रेशर हम वहीं भर के भेजते हैं, ताकि जो प्रेशर बाहर क्या है फर्क ना पड़े, है ना। ऐसे हो, कर लोगे, हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अगर आता है हायर एल्टीट्यूड पे कम होता है, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, तो ट्रू है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे टोटल प्रेशर कम हो गया, तो हेनरीज लॉ की वजह से जो मोल फ्रैक्शन है घुली हुई गैस की वो कम होएगी, ऑक्सीजन ब्लड में कम जाएगा, ब्लड में कम मिलेगा तो आगे ब्लड ने सारा सप्लाई करना है, ब्रेन को सप्लाई करना है। जस्ट हमारे ब्रेन को कुछ सेकंड है, अगर ना मिले ऑक्सीजन तो ये डेड हो जाएगा। और ब्रेन आप बायो वाले तो पढ़ते हो कि एक ऐसा ऑर्गन है, इसके सेल अगर डेड हुए तो दोबारा रीजनरेट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। तो यहाँ ब्रेन के सेल डेड हो गए बेटा, उसे आप दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, नर्व सेल्स होते हैं ना ये। तो अगर ब्रेन को नहीं पहुंची ऑक्सीजन तो डेथ भी हो सकती हो जाएगा बेटा। नेम याद रह जाएगा, एनऑक्सिया। ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो गया, एनऑक्सिया। क्लियर है। अभी ये दो लिखी हुई हैं, और एक थर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स के लिए। स्कूबा डाइवर्स के लिए, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं सी के अंदर जाते हैं काफी गहराई तक, समुद्र के अंदर, है ना। डाइविंग, सी डाइविंग कहते हैं उसे, है ना। स्पोर्ट्स होती हैं, पानी में अंदर चले जाते हैं, सी डाइविंग करते हैं। वो भी सिलेंडर लेके जाते हैं एयर से भरा हुआ। अब एक स्कूबा डाइवर है, वो सिलेंडर ले गया 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन का, तो ब्लड में भी 90% 80% नाइट्रोजन गई, 20% क्या हो गई, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई। लेकिन क्या होगा,
यहां हम ऊपर गए थे तो प्रेशर कम हो गया था, इधर हम नीचे जा रहे हैं प्रेशर ज्यादा, क्योंकि पानी का भी प्रेशर लगेगा ना। इट मीन यहां हम नीचे जा रहे हो, डाइविंग में डाउन जा रहे हो, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। इट मींस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन इन ब्लड विल इंक्रीज। ठीक है, पहले यहां तक चेक करो, हजम हो रही है बात। अगर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी और नाइट्रोजन इंक्रीज हो गई। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, फॉर्मूला गलत था, ये हो जाएगा बेटा, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ब्लड में अगर ऑक्सीजन ज्यादा गई तो उसकी हमें दिक्कत नहीं आती, वो तो कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि नीचे डाइवर जब स्विम करेगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होएगी। एनर्जी ज्यादा वेस्ट होएगी तो हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो फायदा हुआ कि चलो बढ़ गई ऑक्सीजन, अच्छी बात है, हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए थी, ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है, नाइट्रोजन की वजह से। ये जो नाइट्रोजन ज्यादा चली गई ब्लड में नीचे जाने से, अब नाइट्रोजन ज्यादा तो चली गई, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आएगा, ऊपर तो आएगा, कभी नीचे तो रहने वाला नहीं है। जैसे ही वो ऊपर आएगा तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो दोबारा कम होएगी, तो नाइट्रोजन एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगी। अब वो बाहर आने की कोशिश करेगी तो मान के चलो हमारी यहाँ वेन्स में ब्लड जा रहा है, यहाँ नाइट्रोजन है, एकदम नाइट्रोजन बाहर आने की कोशिश करे ब्लड से, बबल्स बनने लग जाएंगे, तो क्या वो हमारे वेन्स के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, जिसकी वजह से वेन्स के ऊपर जब स्ट्रेस आता है तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है सी डाइवर को। उस पेनफुल कंडीशन को हम नाम देते हैं बेंड्स, या फिर एक और नाम दिया जाता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। तो अब ये डाइवर जाते हैं हेनरीज के पास, भी इसका कोई सोल्यूशन दे दो, भी हमें तो तकलीफ है, बाहर आते हैं बड़ा ज्यादा पेन होता है बॉडी में, 5-10 मिनट तो ऐसे हो जाता है कि जैसे डेथ हो जाएगी, इतना ज्यादा पेनफुल होता है। फिर धीरे 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 ऑक्सीजन नाइट्रोजन बाहर आती है, नॉर्मल होती हैं चीजें, टाइम लगता है। हेनरी ने इसका सोल्यूशन दिया, वो कहता है नाइट्रोजन की वजह से प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की वजह से तो है नहीं, ऑक्सीजन तो तुम्हें अच्छा है, कंज्यूम होने लग गई। वो कहता तुम ऐसे करो, नाइट्रोजन की जगह कुछ % हीलियम मिक्स कर दो, क्योंकि हीलियम का KH मैंने आपको लिखवाया है कि हीलियम का KH सबसे ज्यादा है और सबसे कम सोलुबल क्या है, हीलियम। अगर हम नाइट्रोजन की जगह कुछ % हीलियम ले लें तो फिर हीलियम इतना डिसॉल्व नहीं होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो गया तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, नाइट्रोजन भी इतना डिसॉल्व नहीं होगा। उल्टा इसने ऑक्सीजन का बढ़ा दिया, ये रेशो रखी है कि 57.1 तो रख ली नाइट्रोजन, 32 के आसपास ऑक्सीजन ले ली, बाकी हीलियम डाल दी। देखना कितनी की बची हीलियम, 57 32 करो टोटल, 11% बची, 11.8 एग्जैक्ट, वहां से चेक कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा। अब आइडिया सा ले लो, 57 32 11, अगर 11% हीलियम डाल दी, मैं तो ये आएगा कि हीलियम मिक्स की है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं 11.8 11.7 11.4 कुछ भी हो सकता है ना। हीलियम डालने का मकसद समझ आया, एक तो नाइट्रोजन का परसेंटल कम हो गया तो नाइट्रोजन कम घुलेगी, नाइट्रोजन कम घुलेगी, दूसरा खुद ये घुलती नहीं है हीलियम, तो हमें तो डबल बेनिफिट हो रहा है। हीलियम खुद घुलेगी नहीं, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिया, नाइट्रोजन भी नहीं घुलने दे रहा, तो अब जो बाहर आता था वो एकदम, जो बबल बाहर आने की कोशिश करते थे, प्रॉब्लम होती थी, वो काफी हद तक नहीं हुई, काफी हद तक नहीं हुई, जिससे ये डीकम्प्रेशन सिकनेस या बैंड्स की प्रॉब्लम खत्म कर दी हमने। आजकल जो वो सिलेंडर कैरी करते हैं नीचे, उनमें ये वाला कंपोजिशन होता है, ये नहीं होता। और हमें इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, अभी जो डाइवर्स नीचे सिलेंडर कैरी करते हैं उसमें कंपोजिशन क्या रहती है एयर की, तो ये नहीं ए आंसर होगा, ये नहीं करना आपने, ये बी आंसर होगा, इतने % नाइट्रोजन, इतने % हो। या फिर सीधा पूछेगा इसका लॉजिक क्या था, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन को रिप्लेस किया हीलियम से, बिकॉज हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन
नाइट्रोजन। वो ब्लड में जब घुलेगी नहीं तो बाहर आने की दिक्कत नहीं आएगी, तो वो जो बैंड्स है, डीकम्प्रेशन सिकनेस है, वो काफी हद तक नहीं हो जाएगा बेटा। रीजन क्या है इस चीज का? अगर हमें असर्शन रीजन आ जाए, असर्शन क्या है भी ये परसेंटेज है, हम कहेंगे ठीक है ये होती है। रीजन क्या है? हीलियम इज लेस सोल्यूबल, हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ कंपैरिजन किया है, हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन नाइट्रोजन। क्लियर है? ये तीन एप्लीकेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। कोल्ड ड्रिंक्स में भरी जाती है, एनॉक्सिया क्या होता है, और स्कूबा डाइवर्स में क्या प्रॉब्लम है। तीनों समझ आ गई? चौथी लिखी नहीं है, लेकिन आपको अंदर जब पढ़ोगे लाइंस में मिल जाएगा। एक्वाटिक लाइफ में भी काफी ज्यादा फायदा है इसका। जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, कोई फिशेज हैं, कुछ भी हैं, एक्वाटिक लाइफ है, वो सारी इसीलिए पॉसिबल है कि उसमें ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन किसकी वजह से डिसॉल्व हुई? हेनरीज लॉ की वजह से। वो जो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, वो किस वजह से लेते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। तो एक्वाटिक लाइफ जो पॉसिबल है, पानी में जो सांस ले सकते हैं वो, दैट इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ हेनरीज। ठीक है? मान लो तुम्हें ऐसे कह, हाँ बेटा माधव, हाँ वो मैंने कह दिया, वहां से चेक कर लेना, है ना, कितना कितना दिया एनसीईआरटी में चेक कर लेना। हमें सिर्फ आइडिया लेना भी, हीलियम रिप्लेस कर गया किससे? नाइट्रोजन से। 11% है मेरे ख्याल में। इसकी कितनी है? मेन ये वाला 11.7 है बेटा। ये कितना है? 56.2। ये कितना है? 32. ठीक है, ठीक है, कर लोगे? अब ये कौन सा है? ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 56.2 ही लेना है। इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? 57 ले लूं मैं, तुम्हें कह दे मैंने तो 57 ले लिया, क्या फर्क गलत हो गया? नहीं गलत हुआ। हमने तो मेन क्या किया, अभी नाइट्रोजन रिप्लेस कर दी हीलियम से। हमारा मकसद तो ये है कि कुछ परसेंट नाइट्रोजन निकाल के कुछ परसेंट हीलियम डाल दो। एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा ना फर्क पड़ जाएगा बेटा, उससे कितना फर्क पड़ेगा उसकी डीकम्प्रेशन सिकनेस पे, है ना? ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली क्या लेते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हो सकता है। हमें बस ये है कि एनसीईआरटी वाला याद कर लेना। ठीक है, मेन लॉजिक ये है कि हीलियम कम खुलती है किसके कंपैरेटिवली, वो तुम्हें समझ आ। और लास्ट है एक्वाटिक लाइफ। इसमें मैं कह रहा था, वो कुछ ऐसे कह रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उसमें एक्वाटिक लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। बताओ, इसे रिलेट करो हेनरीज लॉ लगा के। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होएगी, तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी तो फिर से एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट ये भी है, साइड इफेक्ट, कि हमारा जो एक्वाटिक लाइफ है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन मिल जाए तो एक्वाटिक लाइफ हो जाएगा बेटा। तो इसका थ्योरी पार्ट है। फिर से 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। KH समझ आ गया? बताओ KH सोल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH कम है, पहला पॉइंट। दूसरा, एप्लीकेशन में मेन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनॉक्सिया वर्ड और स्कूबा डाइवर, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट और क्या पढ़ा है हमने? लिमिटेशन। लिमिटेशन में जब गैस आइडियली नहीं रहेगी, वेरी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तब प्रॉब्लम आएगी, या फिर गैस रिएक्ट करने लग जाए तब प्रॉब्लम आएगी। तो लिमिटेशन क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके कुछ एक और न्यूमेरिकल करके देख रहे हैं। आपको जो शीट मिला है उसमें 5th क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 करके देख रहे हैं। फिफ्थ रीड करो और 5th ट्राई करो। कैसे करेंगे? दो स्टेप हैं, पहले में पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, दूसरे में मोल फ्रैक्शन। आपको इसमें देखो कि पार्शियल प्रेशर गिवन है या निकालना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर गिवन है। एक दो मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का। कोई मुझे पढ़ के बताए कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? कितना? 0.987। तो इसमें दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर 0.987। ठीक हो गया ये? अब चेक करो क्या कहीं KH लिखा हुआ है?
इसके यूनिट जरूर लिखने हैं, बार लिखा हुआ है। KH कौन बता रहा है मुझे कितना लिखा हुआ है? ये किलो बार है, लेकिन तो बताओ ये बार है, ये किलो बार है, क्या चल जाएगा काम? सेम करें, पहले इसके बार बना दो। 3 किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, तो मल्टीप्लाई किया इंटू 10 पावर 3, बार बन गया बेटा ये, ठीक हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्टेप 2 पे आ गया। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू P अपॉन KH, P है 0.987, नीचे है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 98.7 इंटू 10 पर -5 डिवाइड, चेक करो क्या ये सही है? 3 तो ये ऊपर जाके माइनस हो गए, 2 मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, यहां ले गया, तो टोटल 10 पर -5 हो गए, ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें डिवाइड करना है 98.7 को 76.5 से कर लो चाहे, क्योंकि 48 है, तो आपको ऐसे करना है 98.7 को डिवाइड करना है 76.5 से। कर दोगे डिवाइड? डिवाइड करके दे दो, 1 पे गया, कितना आ गया? 1 पॉइंट, बस एक डिजिट तक ले लो, 2 ले लें, 1.2 ले लेते हैं, तो आ गया आपका 1.2 इंटू 10 पर। ये समझ आ गया? मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया था, तो 100 से डिवाइड 10 पर -2 कर दिया। देखो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ये तो हो गया 10 पर 3 और 2 5, तो ऊपर आ गया -5। ये 100 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये है कि ये सेम डिजिट में आ गया, ये भी 98.7 है, ये भी 76.5 है। अब इसे डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, 987 को 765 से डिवाइड करना है, 1.2 आ गया, तो कितना आ गया? 1.29 बताओ भी करके देखो। 1.3, ये आ गया 1.3। आगे चेक करो, कुछ और भी निकालना है क्या? मिलीमोल्स, कौन बताएगा मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे? जो मोल फ्रैक्शन आई है 1.3 इंटू 10 पर -5, इसे आप ऐसे लिखोगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले मोल्स निकाल लो, चेक करना कहीं वाटर के मोल गिवन है आपको, क्वेश्चन पढ़ के देखो। 1 लीटर दिया है, अभी मोल तो दिए नहीं, 1000/8। 1 लीटर पानी मीन्स 1 किलो, और 1 किलो मीन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाय 18 कितने हो गए? 55.5। तो हम कहेंगे ये हमें पता है 55.5, तो नाइट्रोजन के कितने आ जाएंगे? 1.3 इंटू 10 पर -5 इंटू, ये मोल्स आगे बेटा। मिली कैसे बनाए इनके बताओ? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 पर 3 से, हो जाएगा। चेक करो सारे, आ रहा है ऐसे? फिर से देखो, पहला हमें पार्शियल प्रेशर दे ही रखा था, लेकिन यहां कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर दी थी, एक में के लगा दिया, वो गलती से नहीं लगा। एक अकेला बार है, एक किलो बार है, तो आपको प्रेशर के यूनिट सेम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट में भी यही है, एक में पास्कल है, एक में एटमॉस्फेयर है, तो किसको याद है पास्कल एटमॉस्फेयर में रिलेशन? 1 एटमॉस्फेयर वैसे तो होता है 1.01 इंटू 10 पर 5 पास्कल, हम इसे अप्रोक्स ले लेते थे 10 पर 5, ठीक है। 1.01235 था वैसे तो, लेकिन 1.0 तो है, फिर हम मैथमेटिकली कर लेते हैं ना इसे 1, तो सीधा 10 पर 5 लेके कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और पता चली हमें, न्यूमेरिकल करते हुए भी यूनिट्स का भी चेंज कर सकता है। एटमॉस्फेयर दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, जो पी का यूनिट है और जो के एच का यूनिट है वो सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो चेंज करो, ठीक है, हो जाएगा ये। फिर अब आगे ट्राई करो, अब 6 ट्राई करके दो। सिक्स क्वेश्चन अपना अपना करना है, बोलना नहीं किसी ने आंसर।
6 क्वेश्चन में कोई बताओ KH दिया हुआ है कहीं? दिवस बता पढ़ के KH कितना लिखा हुआ है 6 में? इनटू PA का मतलब कौन सी यूनिट है ये? पास्कल। KH दिया हुआ है। दूसरी मुझे जरूरत पड़ती है पार्शियल प्रेशर की। देखो कहीं पार्शियल प्रेशर लिखा हो 2.5 एटमॉस्फेयर है, लेकिन इंटू 10⁵ कर लेते हैं, एक बार अप्रोक्स कर लेते हैं हम। ठीक हो गया ये। अब फिर पहला काम है x निकाल दें। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, x इज इक्वल टू P अपॉन KH। करो आगे करो, मुझे पूरा आंसर बता देना जिसका आता है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? ये बताना बेटा कितना के निकाल? 1.5 ले लें बेटा 1.5। ठीक है, ये इतना आ गया। फिर ये हमें बस नंबर ऑफ मोल CO2 डिवाइड वाटर के ये कितने आ गए? 1.5 इंटू 10⁻³ वाटर के 500 ml दिया है। कौन बताएगा मोल कैसे बनेंगे? 500/18। तो ये इधर ले जाओ। 500 है या कितना है वाटर? हाँ, सोडा वाटर तो मतलब इसलिए कहते हैं कि इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को सोडा वाटर कहता है। ठीक है, हमें वाटर ही लेना है। वो क्वांटिटी ऑफ 500 ml सोडा वाटर, सोलवेंट वाटर ही मानेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने बन जाएंगे? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 500/18। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। अगर वेट बनाना है तो इंटू 44 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वेट 44 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो अगर वेट बनाना है इंटू 44 कर देते हैं। वेट ऑफ CO2 इंटू 40, 10⁻³ 2 घट गई। चेक करो, ऐसे आ गया, 100 रह गया नीचे। 15 और 18 कर सकते हैं आई थिंक। 5 इंटू 44 डिवाइड 6 इंटू 100, ये आ गया 9.10⁻⁻1। ऐसे करो ना, इसे काट लेते हैं, यहां काट दें। 6 इंटू 7 42.20 1820, इतना ले लें। 6.3 7.3 को मल्टीप्लाई किया, 0.36 के आसपास आ रहा है। तो 1 पॉइंट क्या वेट आ रहा है? चेक करो भी। अच्छा, एक 5 और भी है, इंटू 5 कर दो, एक 5 और भी बच गया। ये देखो, ये 5 है, ये 5 है, दो जगह 5 है ना। 1.825 ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट चेक कर लो। सबसे पहले हमने x निकाला है, दिस अपॉन दिस, ये मैच हो रहा है। x को कैसे लिखा है? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोल ऑफ वाटर।
वाटर के मोल सही लिए मैंने 500 के 500/18, उन्हें मल्टीप्लाई किया, बाकी तो वो आपका काम है, मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर देख लेना 1.825। ऐसे नहीं आ रहा कैलकुलेटर से करके देखना घर पे, है ना, मैच होता है, ठीक है, कर लोगे। लास्ट एक रह गया फिर 7th, बाकी थ्योरी के क्वेश्चन है। एक 7th न्यूमेरिकल कर दो, 7th पढ़ो और देखो, सिंपल है वैसे, कैसे होगा। सेवंथ का कोई हिंट दे सकता है मुझे कैसे होगा? सॉल्युबिलिटी S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2। कंपैरिजन हो गया ना, हम करते रहे हैं, प्रेशर डबल करने से सॉल्युबिलिटी डबल, और सॉल्युबिलिटी मास भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, वो तो हेनरीज ने एक्स लिया है, मैं मोलैरिटी कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे रेशो है, पहले सॉल्युबिलिटी क्या रहा है, इतनी थी 6.56 × 10⁻³ तब प्रेशर कितना था, 1 था। बाद में हमने सॉल्युबिलिटी इतनी कर ली, लेकिन तब प्रेशर नहीं पता, तो प्रेशर निकाल दो बस। तो रेयर खासकर मल्टीपल में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, S1/P1 इज इक्वल टू S2/P2। हो जाएगा बेटा, अभी क्लियर है इतना? बाकी आपने घर से करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, H2S dissolve in 1 liter water at STP if molality of solution is 2 मोलल, कैलकुलेट KH। पहले पढ़ लो आप, देखो एनसीईआरटी का कैसे दिया हुआ क्वेश्चन। कोई पढ़ के मुझे बताए कि ये एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे दिया क्वेश्चन, इसमें XP वाला तो फॉर्मूला है नहीं, मोलैलिटी कहां से आ गई बीच में। करो करो करो, स्टार्ट करो। अच्छा, हिंट में दे रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला लगाना है, P = KHX। अब आपको दो चीज अगर पता होंगी तब ये मिलेगा, तो दो चीज देखो आपको पता है या नहीं। P बता सकता है मुझे कोई? P1 लिखो, STP से ले लो, P हमें पता चल गया, तो P हमें पता है कितना है, 1 ATM रीजन STP। एक चीज पता चल गई, मोल फ्रैक्शन तब निकलेगी अगर आपको मोल पता हो H2S के कितने हैं और पानी के कितने हैं। तो पानी के तो 1 लीटर के पता ही चल रहे हैं, H2S से लेकिन हम निकाल लेंगे कैसे, इसका मीनिंग समझते हैं। 2 मोलर का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई X मोलर है बेटा, तो मोलैरिटी की एक डेफिनेशन है, मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। तो हमें जब कोई मोलैरिटी देगा भी इतने मोलर है, तो आप उसे डेफिनेशन ही लिखोगे, एक्स मोलर का मतलब है एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट, ठीक है, बात समझ आई। यहां भी 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स ले सकते हो आप सॉल्यूट के, कितने में, 1000 ग्राम वाटर। इसका मतलब सोल्यूशन बना कैसे, हम ऐसे सोचेंगे भी अगर 2 मोल लिए होंगे, 1000 पानी लिया होगा तो बन गया होगा। इट मीन सोल्यूशन में पता चल गया इसमें 2 मोल तो हैं सॉल्यूट के और बाकी 1000 ग्राम क्या है, वाटर। तो क्या मैं इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल दूंगा H2S की?
मोल्स 2 हैं, डिवाइड टोटल 2 प्लस 55.5। बताओ ये कहां से आ गया 55? 1000/18, क्योंकि 1000 ग्राम पानी यहीं पे आप कर सकते हो 1000 ग्राम डिवाइड 18, चाहे सीधा ही याद रख लो भी, हमेशा ऐसे लिख लिया करो 55 इसके मोल्स हैं, इसके 2। अगर 3 मोलर होता तो कैसे लेते? इसके 3 मोल, वाटर के 55। 4 मोलर होता तो इसके 4 मोल, वाटर के 55, है ना। तो हम इससे मोलैरिटी से क्या बना लेंगे? मोल फ्रैक्शन। ये हमें आगे भी जो पढ़ेंगे टॉपिक उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये समझ आ गई चीज? आराधना आप बताओ 10 मोलर का मीनिंग कैसे लोगे एक्वस में? कितने मोल यूरिया के हैं? 10 मोलर यूरिया है, किसके? यूरिया के, और वाटर के 55.5, निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। 1.2 मोलर ग्लूकोज एक्वस, कितने मोल ग्लूकोज के हैं? 1.2, वाटर के 55, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो बस ऐसे, तो ये हमें मोल्स पता चल गए, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। यहां पे आप बाकी घर पे करोगे, KH निकाल दोगे, P पता है, X पता है, क्या आ जाएगा? KH हम निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, मैंने बस ये वैल्यू चेंज की है। अब तुम NCERT में कर लेना, मैंने 2 मोलर लिखा है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सेम क्वेश्चन आप NCERT का करके, उसने कुछ और दिया 1.67 या 1.87, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, हो जाएगा बेटा ये भी। तो यहां तक आप ये टॉपिक भी NCERT से पढ़ सकते हो, फैक्टर्स क्या क्या है, हेनरीज लॉ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ये लो एक बेटा जो मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है वो हम इस बार कॉमन ही ले रहे हैं, एक ही टेस्ट ले रहे हैं नीट और इसका। रीजन अभी कुछ बच्चे आए थे, जेई की बुक नहीं मिली उन्हें, दिशा वाली। हाँ तो लेटर मैं उसका जेई मेन पैटर्न का अलग से ले लूंगा आपका टेस्ट, है ना। दिशा वाली बुक जिसको मिल गई, फिर तो सिर्फ उसमें से जेई मेन वाले क्वेश्चन करने हैं फिलहाल। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है या एडवांस के क्वेश्चन है वो नहीं करने। फिलहाल 2 टॉपिक है, टॉपिक 1 में से मान के चलो पहले 30 और टॉपिक 2 में से पहले 30 वो जेई मेन के हैं क्वेश्चन। वो 60 क्वेश्चन आपने करने हैं। जिसने भी कर लिए इस वीक ले लो टेस्ट डाउट्स, नहीं तो जिसने बुक नहीं मिली कोई बात नहीं, अभी ये स्किप कर दो, नेक्स्ट टॉपिक से आप साथ साथ चले जाना, ठीक है। जिसने ले ली ठीक है। टॉपिक 1 के 30 और टॉपिक 2 के 30 दिशा वाली बुक में से जेई मेन के, ये करें। क्या बेटा टेस्ट में कितने क्वेश्चन?